Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing SST class 8. Children, this is your book Time Travelers Unraveling History with Mystery. So children, today we are going to do chapter number 6 of Geography and the name of the chapter is Industries. So let's start with the chapter. Here you can see there are a few pictures made. You have to look at the picture and categorize them using the help box. So you have to write down where is the small scale industry, then medium scale industry and the large scale industry. So you have to categorize all these and write it here. The word industry usually brings to mind image of large factories and mills. So ये जो industry है ये हमारे mind में बहुत सारे images लाते हैं बड़ी बड़ी factories और mills के. But industry also includes agriculture, fishing, lumbering, trade and in fact all forms of economic activities. लेकिन ये जो industries है इसमें ये सारी activities involved हैं, ये सारी economic activities की जाती हैं जो भी हम industry की बात करते हैं. Now in the previous two chapters we learned about agriculture, the most ancient primary activity of the humans, which has developed marvelously in the modern world, though it still retains the character of its primitive stages in some parts of the world. So अभी हमने पिछले जो chapters थे उसमें पढ़ा किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जो काफी ज्यादा एंशिएंट और प्राइमरी एक्टिविटी है जो ह्यूमंस ने की थी. ये धीरे धीरे डेवलप होता गया, जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आता गया वैसे वैसे डेवलप होता चला गया. लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स है जहाँ पे इसका जो प्राइमरी स्टेज है उसे ही जो है फॉलो किया जाता है और उसे प्रैक्टिस किया जाता है. द वेरियस एक्टिविटीज बाय व्हिच ह्यूमंस अटेन वेल्थ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं ह्यूमन जिन्हें करते हैं जिससे उन्हें जो है वेल्थ मिलती है उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है. They may be categorized as primary, secondary, tertiary and quaternary activities. So in activities को इन 4 parts में divide किया गया है. जो भी humans करते हैं उन activities को 4 part में divide किया गया है. Primary activities involve production of basic raw material and food. So जो भी primary activities होती हैं उसमें raw materials होता है या फिर food होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, लंबरिंग, माइनिंग, हंटिंग एक्सेट्रा आर प्राइमरी एक्टिविटीज. सो ये जो एक्टिविटीज हैं इन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज के कैटेगरी में रखते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स. सो इन प्राइमरी गुड्स को हम प्रोसेस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसी चीजें तो उन्हें हम सेकेंडरी एक्टिविटी के ग्रुप में रखते हैं. और इन प्राइमरी गुड्स हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं जो इनसे ज्यादा वैल्यू की होती है, सच एज मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ फ्रॉम कॉटन. सो कॉटन फाइबर से हमने क्या किया, क्लोथ बना दिया. फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, तो ये सारे काम सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं. नाउ द थर्ड इज द टर्शियरी एक्टिविटी. टर्शियरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा. सो जो टर्शियरी एक्टिविटीज में है ये सारी चीजें आती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग और बाकी चीजें. क्वांटिनेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डील इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा. सो ये जो चीजें हैं ये हमारे क्वांटिनेरी मीन्स 4th काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं. Here you can see the clothes are being manufactured in the company. Manufactured products are categorized as consumer goods and producer goods. So जो भी goods को manufacture किया जाता है उन्हें categorize किया जाता है 2 parts में. पहला है consumer और दूसरा है producer goods. Consumer goods are used by consumers such as food grains, textiles, cosmetics, televisions, etc. So जो consumer goods हैं उन्हें कंज्यूमर जो है यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं और क्या क्या चीजें ये सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं. प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स. सम अदर गुड्स सच एज मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. So these also come under this category.
factors affecting location of industries. So कुछ factors हैं जो industries कहाँ पे locate होना चाहिए इसको affect करते हैं. The factors affecting the location of the industries are the availability of the raw material, land, water, labor power, capital, transportation and market. So ये सारे factors बहुत ही important है अगर आपने कहीं भी industries को set करना है. पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए उस जगह पे, लैंड अच्छा होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कैपिटल मींस मनी होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में मार्केट भी होना चाहिए जहाँ पे हम इन बने हुए प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें. सो दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज आर suited where some or all of these factors are easily available. So industries जो है ऐसी जगह पर suitable है जहाँ पे इसमें से कुछ या फिर सारे factors available हैं. Sometimes the government provides incentives like subsidized power, low transport costs and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. So कई बार क्या होता है जो government है वो provide करती है incentives लोगों को, जैसे कि सब्सिडाइज पावर प्रोवाइड करती है, मींस कम रेट में आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है, लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देती है, मींस ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो काफी कम रहती है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें भी देती है, सो दैट इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया, ताकि ये जो इंडस्ट्रीज है बैकवर्ड एरिया में स्टैब्लिश किया जा सके. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन leads to development and growth of towns and cities. और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो भी cities और towns हैं इनके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, ग्रोथ होता रहता है. Classification of industries. There are various parameters on the basis of which we classify industries. So बहुत सारे parameters हैं जिसके basis पे industries को classify किया जाता है, such as on the basis of their size, their use of raw material and their ownership. So अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को. लेट्स लर्न अबाउट देम. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल कैसे इफेक्ट करता है, लेट्स रीड. द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. इन्हें कई सारे कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया ऐसी इंडस्ट्रीज को. लेट्स सी. The first is the agro-based industries. The raw material from these industries are crops that are cultivated by farmers such as sugarcane for sugar industry, jute plant for jute industry, cotton plant for cotton textile industry, vegetables and fruits for food processing industry. So ये जो भी agro-based industries है यहाँ पे जो है इन सारी चीजों को यूज किया जाता है इन इंडस्ट्रीज में, उन्होंने आगे जो है कैरी ऑन किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज द एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री. अब कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो एनिमल बेस्ड हैं, जैसे कि द रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. सो जो भी रॉ मटेरियल होता है वो एनिमल्स से मिलता है, सच एज हाइड्स ऑफ एनिमल फॉर लेदर इंडस्ट्री. जैसे कि हाइड्स है एनिमल का, लेदर इंडस्ट्री में वो यूज किया जाता है. वूल ऑब्टेन फ्रॉम शीप फॉर वुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब जो भी वूल मिलता है शीप से उसे वुल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भेजा जाता है. सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वर्म. जो भी सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वर्म जो देते हैं वो जो है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भेजा जाता है. एंड द मिल्क फ्रॉम काउस फॉर द डेयरी इंडस्ट्री. और जो मिल्क होता है काउस का उसे डेयरी इंडस्ट्री में सेंड किया जाता है. And so on, there are many other industries which are based on animals and their products. Now here you can see the picture of silk textile industry. यहाँ पे silk textile industry की picture है जहाँ पे silk को जो है manufacture किया जा रहा है. Now forest based industry. Now the third type of industry that we are going to read is forest based. जो forest पे based होता है. The raw materials for these industries are obtained from forests such as wood pulp which is used for the paper and the newsprint industry. So इन जगहों पे जो चीजें वो फॉरेस्ट से मिलती है वो ही आती है इन जगहों पे, जैसे कि वुड हो गया, वुड का जो पल्प निकाल के उससे पेपर बनाया जाता है. न्यूज प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, न्यूज प्रिंटिंग इंडस्ट्री यूज करते हैं.
Various parts of plants and trees having medicinal value. So प्लांट्स के बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स जो है यूज किए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं, वो प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं जिनके मेडिसिनल वैल्यूज हैं, आर यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो ऐसे प्लांट्स को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. Now a ton of recycled paper makes it possible to save approximately 0.4 hectare of forest. अगर हमने पेपर को रिसाइकल किया, 1 टन पेपर रिसाइकल किया, तो 0.4 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो सेव किया जा सकता है. Now the next type of industry is the marine based industry. These industries are based on marine organisms. So जो भी marine organisms है उस पर based है ये industry. An example of this is the fish industry. और इसका एक example है fish industry. In India, the fish production has increased from 0.75 million tons in 1950 to 51 to 14.73 million tons in 2020-21. The growth has exceptionally accelerated after 2000, mainly due to inland fish production. So 2000 के बाद ये जो fish production है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है. Now the next type of industry is mineral-based industry. These industries include the manufacturing of minerals obtained from mining and drilling. So ये इंडस्ट्री क्या करते हैं, ये मिनरल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और ये जो मिनरल्स है ये माइनिंग और ड्रिलिंग से मिलते हैं. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स एंड एल्युमिनियम यूनिट्स आर सम एग्जांपल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. सो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज के नेम दिए गए हैं, ये एग्जांपल हैं इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अब साइज के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया जाता है? Industries can be classified on the basis of the amount of capital invested, number of people employed and the volume of production. So किसी भी कंपनी को हम इस कैटेगरी में जो है डाल सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. किसमें कितना कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितने लोग वहां काम करते हैं, या फिर कितने जो है वहां का प्रोडक्शन है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है classification of industries के लिए. Now here let's learn about the large scale industry. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो large scale industries है. These industries are large capital investment and employ a large number of people. ये जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोग काफी ज्यादा करते हैं और यहाँ पे काफी सारे लोगों को एम्प्लॉय भी किया जाता है. Such industries have a large volume of production. और ऐसी जो इंडस्ट्रीज है इनका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होता है. The raw materials are usually heavy and bulky. यहाँ पे जो raw material यूज होता है वो काफी ज्यादा heavy होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में होता है. These industries are equipped with large machines and require huge infrastructure. ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनमें काफी बड़े अप्लायंसेस लगे होते हैं, मशीन्स लगे होते हैं और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है काफी हाई होता है, ह्यूज होता है. एग्जांपल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. सो कुछ इंडस्ट्रीज के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं विच आर large scale industries. Here you can see the picture of a large scale industry. Now let's learn about the medium scale industry. These industries use comparatively less capital investment, employ less number of people and have a lower volume of production. So ये जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो भी हैं यहाँ पे कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, कम मेंबर्स एम्प्लॉयड रहते हैं और इनका जो प्रोडक्शन है वो भी कम होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. सो यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या जो केमिकल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है. दीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. These industries use capital investment of less than 5 crore. So ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट ये करते हैं. And employ fewer people and have the small volume of production. ये लोग क्या करते हैं, कम लोगों को अपॉइंट करते हैं और कम प्रोडक्शन होती है इनकी.
The manufactured items may cater to small regions of the country. और जो भी आइटम्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो छोटे मोटे जो भी रीजन से कंट्री के वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं और मे बी एक्सपोर्टेड टू स्मॉल फॉरेन मार्केट्स या फिर कोई ऐसा फॉरेन मार्केट जो काफी ज्यादा छोटा है ऐसी जगहों पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर furniture, brassware, cycles, toys, electronic goods, etc. So यहाँ पे children कुछ examples दिए गए हैं in small scale industries के. Now let's learn about the cottage industries. These industries employ members of different families using hereditary skills, craftsmanship to produce various household products. So ये जो industries हैं इनमें काफी सारे लोगों का employment है जो डिफरेंट फैमिलीज के होते हैं और एंड यूज हेरिडिटरी स्किल्स क्राफ्टमैनशिप टू प्रोड्यूस वेरियस हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. सो इस इंडस्ट्री में जो एक ही घर के लोग जो है यहाँ पे वर्क करते हैं उनके पास जो भी स्किल्स होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, मीन्स उनकी पूरी वजह से उनको मिले हुए होते हैं और उसी से सेम प्रोफेशन को वो लोग आगे बढ़ाते हैं. और थिंग्स यूज इन अदर इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स, handlooms, etc. Here you can see women are making caps or bags in the cottage industry. Now, classification on the basis of ownership. On the basis of ownership, industries are classified as public sector industry. So, जैसे हम इनकी classification को देखेंगे ownership के basis पे, तो इसे public sector industries और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मींस जो गवर्नमेंट का हो. सो द इंडस्ट्रीज आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज. सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये गवर्नमेंट के अंडर होती हैं और उनके एजेंसीज के अंदर होती हैं. दे ऑपरेट एट वेरियस लेवल्स सच एज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल. सो ये जो इंडस्ट्रीज है ये इन 3 लेवल्स पे वर्क करती हैं. The heavy industries of the country usually belong to the public sector in which large investments are made by the citizen of the country. So, अब यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि जो heavy industries हैं कंट्री में वो usually जो है पब्लिक सेक्टर में ही होती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर जाके वो इन्वेस्टमेंट यूज होता है यहाँ पे. So, are made by the citizens of the country in the form of shares and bonds. So लोग जो shares खरीदते हैं, bond खरीदते हैं जिसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज में जिसकी वजह से they can perform very well. Now examples of such industries include Bharat Heavy Electrical Limited, Indian Oil Corporation and Steel Authority of India Limited. So यहाँ पे कुछ countries के कुछ companies के नेम दिए गए हैं जो public sector industries में हैं. Now the next is a private sector industry. These industries are owned by individuals or group of individuals that use their own resource and fund. So ये जो industries होते हैं ये कुछ बड़े बड़े individuals इसे जो grow करते हैं या group of individuals मिलके grow करते हैं और that uses their own resources and fund. जो अपने resources को use करते हैं as a fund. Those based on proprietorship are small scale industries. So वो industries जो proprietorship में based हैं उन्हें हम small scale industries कहते हैं as they are funded by individuals. जिन्हें individual खुद ही fund देते हैं. Thousands of small industrial units come under this categories. So इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो आते हैं. These are private limited companies as they are owned by individuals. So ये क्या है? ये private limited companies हैं जो individuals जिसे own करते हैं. The other kind are joint stock companies that float shares and where the shareholders have the right to vote and elect the board of directors. So कुछ जो दूसरे तरीके की कुछ कंपनीज हैं वो है जॉर्ज स्टॉक कंपनी जो क्या करते हैं वो फ्लोट करते हैं अपने शेयर्स को एंड
when the shareholders have the right to vote and elect the board of directors. They are governed by the Companies Act and include firms such as Tata Industries. So ये जो है इन्हें गवर्न कौन करता है? कंपनीज एक्ट गवर्न करता है इन्हें, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी एक्ट समझाता है। और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, टाटा इंडस्ट्रीज हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, हिंदाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम company, etc. So these are a few industries that come in this category. These are public limited companies as the public has share in them. So इन companies को public limited company कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है जो भी इंडिविजुअल है उनके शेयर्स होते हैं। Now the next is joint sector industries. अब joint sector industries क्या है? These industries are owned by the government and by individuals or private companies. So ये जो industries है इन्हें कौन किसके होते हैं? ये गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट की होती है या फिर इंडिविजुअल्स की होती है, दोनों मिलके इसे खोलते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के साथ मिलके खोलती है। द गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स jointly pool their resources in order to run the industry. अब गवर्नमेंट क्या करती है या जो एंटरप्रेन्योर है वो सारे दोनों मिलके जो है यहाँ पे वर्क करते हैं ताकि ये एक दूसरे की रिसोर्सेज को इजीली यूज कर सकें और इंडस्ट्री को चला सकें। पार्टनर शेयर द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट। सो जो भी पार्टनर्स होते हैं वो जो भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहता है उसे शेयर करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसे भी शेयर करते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज include Maruti Suzuki India Limited, which is joint venture of the Indian government and the Suzuki Company of Japan. So यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की जिसमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात की जा रही है। अब ये जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है, मींस दो कंपनियों ने मिल के इस कंपनी को बनाया है। क्या नाम है उनके? सुजुकी कंपनी, या फिर जो जापान की है और एक इंडियन गवर्नमेंट की एक कंपनी है। सो इन्होंने मिलके जो है ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इस कंपनी को बनाया है। बोथ भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन कंपनी Limited and the Hindustan Zinc Limited are jointly owned by the private company called Sterlite Industries. So ये जो भारत एल्युमिनियम कंपनी है और जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है ये दोनों जो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें जॉइंटली जो है ओन किया है प्राइवेट कंपनीज ने, जिसका नाम है स्टरलाइट। तो इस कंपनी ने खरीदा है। लिमिटेड आर and the government of India. So इस कंपनी ने खरीदा जिसका नाम है स्टरलाइट इंडिया लिमिटेड और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन सब ने मिलके इसे खरीदा है। Now cooperative sector industries. So cooperative sector industries क्या है? These industries belong to cooperative societies which are formed by individual under the Cooperative Society Act. So ये जो industries हैं ये बिलोंग करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जहाँ पे जो है फॉर्म किए जाते हैं इंडिविजुअल these are formed by individuals under the cooperative society. So कुछ इंडिविजुअल्स मिलके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करते हैं। The profit earned by the individual of the cooperative society goes to the members who have pooled in their resources to run the industry. So जो भी प्रॉफिट होता है वो उस के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके अंदर बांट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में हेल्प की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। दो तरीके के कोऑपरेटिव्स हैं। तो पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सच एज कायरा मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, और जो दूसरा है वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सच एज कैपेक्स Calcutta State Cashew Burger Industries, which is now a cooperative sector or a cooperative society limited.
सो यहाँ पे चिल्ड्रन हमने दो तरीके की कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज या फिर के बारे में पढ़ा, जो एक पहला था कस्टमर कोऑपरेटिव और दूसरा था प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव. नाउ व्हाट इज वैल्यू एडिशन? ह्यूमंस use their skills and technology to convert natural resources into goods of great value. तो humans क्या करते हैं, अपने जो भी natural resources है उसे जो है goods अच्छे value वाले goods में change कर देते हैं. This is known as value addition. इसे जो है value addition के नाम से जाना जाता है, which is an important factor for the growth of the economy, जो कि economic growth के लिए बहुत ज़्यादा important है. Value addition leads more to income. ये income के बारे में बताता है. For example, if we export cotton, which is a primary product, it will not hold much value as it is raw material. So यहाँ पे एक example लिया गया है कि suppose हम लोग जो है cotton को export करते हैं, तो उसकी value इतनी हमें नहीं मिलेगी जितनी एक बने हुए raw material की बनेगी. So यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉटन को अगर हमने एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, एज इट इज अ रॉ मटेरियल. बट इफ इंस्टेड वी एक्सपोर्ट फैशनेबल कॉटन क्लोथ्स, देन ग्रेट वैल्यूज एडेड टू कॉटन. सो अगर हमने इस कॉटन के क्लोथ की जगह हमने जो एक फैशनेबल कॉटन क्लोथ जो है एक्सपोर्ट किया, तो उसकी जो है वैल्यू जो है काफी ज्यादा होगी. ना इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सो ये जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात की गई है. द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल. इनपुट जो है वो है रॉ मटेरियल एंड लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, और जो क्या कॉस्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है. पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्रोसेसेस इंक्लूडेड इन the process include a wide range of activities that converts the raw material into finished products. So ये प्रोसेस क्या करता है? काफी सारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. The output are the end product, the output are the end product and the income earned from it. So जो भी output मिलता है वो end product है या जो income मिलती है हमें. And in case of the textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. So अगर हम textile industry या फिर textile कंपनी की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि कॉटन को इनपुट करने के लिए ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी. और इस प्रोसेस में गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ये सारे भी इंक्लूडेड हैं. द आउटपुट इज द शर्ट यू वियर. सो कैसे एक छोटे से कॉटन से एक जो है शर्ट जो है बन जाती है जो हम जिसे पहनते हैं. नाउ व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रीजन? इंडस्ट्रियल रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their classroom. So ये जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं ये यहाँ पे आते हैं जहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जो है इकट्ठा लोकेटेड है एक आसपास, और जो भी बेनिफिट्स होते हैं क्लोजलीनेस के उससे शेयर करते हैं. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. मेजर industrial regions tend to be located in the temperate areas near ports, seaports and especially the coal fields. So यहाँ पे जो major industrial regions हैं वो इन सारे places में located है, और जो major industrial region है उन्हें ऐसा कहा जाता है ये आते हैं temperate areas में जहाँ पे
सी पोर्ट्स नहीं है और स्पेशली नियर कोल फील्ड के आसपास जो है ये इंडस्ट्रीज जो है ग्रो किए जाते हैं। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर एंड बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुरुग्राम दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। सो जो इंडिया है उसमें काफी सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जिनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। So children, now let's do the question answer, the short question answer. Name the 4 major categories of human economic activities. So human economic activities में कौन से 4 मेन फैक्टर्स हैं या कैटेगरीज हैं उन्हें आपको यहाँ पे लिखना है। Give 2 example of primary and the total example of secondary economic activities. So 2 example बताने हैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के। Now classify industries on the basis of raw material. Raw material के basis पे कैसे classify किया जाता है? This is to be written. Now name 2 different forms of private sector. So हमें जो है बताना है 2 ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है जो from the private sector, जो प्राइवेट सेक्टर की हो, and 2 from the public sector, और 2 ऐसी जगह 2 ऐसी इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर की पास है। So now let's move on to the next question. How are the agro-based and the mineral-based industries important in their different ways? So कैसे ये दोनों इंडस्ट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमें लिखना है। कैसे एग्रो-बेस्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे मिनरल-बेस्ड इम्पोर्टेंट है। Explain with example how industries are classified on the basis of ownership. So आपको बताना है कि कैसे जो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है on the basis of ownership. Now, how are industries classified on the basis of size? Explain. अब आपको बताना है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें साइज कैसे मैटर करता है, साइज के बेसिस पे कैसे इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑपरेटिव एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो कोऑपरेटिव और जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज उनमें क्या डिफरेंस है, दिस यू हैव टू राइट। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एडिशन। So value addition का क्या importance है, this is to be written. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood it. You have to complete the given exercises and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.